हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं FY बीकॉम के सेमिस्टर सेकेंड का फायर इंश्योरेंस क्लेम ये टॉपिक। ठीक है, अकाउंट से हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं ये आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। अभी ये फायर इंश्योरेंस क्लेम का मीनिंग क्या है, पहले तो हम ये पूरा इसका पार्ट जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों पढ़ना है, ये सब जान लेते हैं आज के वीडियो में। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको 50% पूरा ये टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, तो देखिए पहले तो इस टॉपिक में हमें क्या देखना है, ये देखो आप, ये इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद फायर इंश्योरेंस क्लेम का मीनिंग क्या है, उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट है एवरेज क्लॉज, ये क्या है, और क्लेम अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये सब हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो पहले तो आपको ये फायर इंश्योरेंस तो आपको पता होगा। फायर इंश्योरेंस मतलब क्या, जो बीमा हम निकालते हैं। हाँ, हमें कुछ लॉस हो सकता है, इसके लिए हम क्या कहते हैं मतलब कुछ प्रीमियम पे करके, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस निकालते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है, अगर लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका पैसा दे देती है। ठीक है, इसे हम इंश्योरेंस कहते हैं, ये तो आपको पता है। अभी ये फायर इंश्योरेंस क्या है, अगर फायर से मतलब आग लगने से अगर कोई भी नुकसान आपका हो जाता है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का गुड्स वगैरह कुछ डैमेज हो जाता है या वो फायर में जल जाता है, तो आपको उसका पैसा मिलना चाहिए। हाँ, इसलिए कंपनी क्या करती है, फायर इंश्योरेंस निकाल के रखती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको क्या है, मोस्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉसेस ड्यू टू फायर और ऑफ टू टाइप्स, मतलब जो लॉसेस होते हैं फायर से वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ एसेट और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये अभी लॉस ऑफ एसेट क्या है, मतलब आपकी जो कोई भी एसेट है, जैसे कि आपकी कंपनी फर्नीचर रहेगा या मशीनरीज रहेगी या आपका कोई स्टॉक रहेगा, तो वो अगर फायर में मतलब आग में जल जाता है तो वो जो लॉस होगा उसे हम लॉस ऑफ एसेट कहेंगे। और उसकी वजह से, वो जल जाने की वजह से, आपके स्टॉक जल जाने की वजह से आपका जो लॉस होने वाला है, मतलब आपका जो प्रॉफिट कम होने वाला है, इसे हम कहेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आप, मतलब ये जो इंश्योरेंस है, मतलब ये क्यों अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिक्वेस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या हम देखने वाले हैं कि मान लो आपकी कंपनी है, उसमें सारे आपके जो रिकॉर्ड्स वगैरह है, और वहाँ पे ही आग लग गई और आपका गुड्स तो गया, मतलब आपका जो कोई भी स्टॉक है वो भी जल गया और आपके रिकॉर्ड्स भी जल गए। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि इतना स्टॉक था, आपके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो कैसे निकालना है, कैसे क्लेम करना है, ये सब हम इसी टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इसकी प्रोसीजर क्या रहती है। तो आप देखिए, फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड आर मेंटेन और इफ रिकॉर्ड्स आर नॉट डिस्टर्ब बाय फायर। अगर आपने प्रॉपरली आपका स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन किया है और आपका जो रिकॉर्ड है वो फायर में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मतलब फायर में सेफ है, आपके पास अब जल नहीं गया है फायर में। ठीक है, आपके पास वो रिकॉर्ड है, तो आपको कुछ नहीं बाकी करना है, खाली आपको क्या करना है, आपका जो कोई भी स्टॉक है उसकी वैल्यू, उसमें से सैल्वेज। अभी ये सैल्वेज क्या है, तो देखिए सैल्वेज का मीनिंग रहता है कि जो कोई भी आपका गुड्स है, जो स्टॉक है, वो अपने फायर से बचा हुआ है। मतलब हाँ, कुछ आपने क्या किया, अभी अगर फायर मतलब आग लग गई आपके गोडाउन में, उसमें से कोई तो कुछ परसेंट, 10%, 20% आप गुड्स बचा पाए, मतलब वो सेव कर पाए, तो उसे हम सैल्वेज कहेंगे। मान लो आपके फैक्ट्री में 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक था, 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक में से आप 20,000 रुपये का स्टॉक बचा पाए, तो आपका जो स्टॉक लॉस बाय फायर है वो कितना हो जाएगा, 80,000 का। समझ में आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये सीधी बात है, मतलब अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है तो ये आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लेम की अमाउंट, अभी यहाँ तो सीधी बात है कि जो आपका स्टॉक है, मतलब स्टॉक लॉस बाय फायर जो हमने अभी यहाँ पे निकाला, वही आपका क्लेम का अमाउंट रहेगा। इफ़ नो एवरेज क्लॉज, अभी ये एवरेज क्लॉज क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए कैसे रहता है,
मान लो आपने इंश्योरेंस किया है, देखो आपने इंश्योरेंस किया है ओनली 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और आपकी जो गुड्स है, मतलब जो आपके फैक्ट्री में गुड्स है उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपने इंश्योरेंस खाली कितना किया है? 1 लाख रुपीज़ का किया है। अगर मान लो उस वो 2 लाख रुपीज़ का जो गुड्स है आपका वो जल जाता है, तो आपको 1 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए, करेक्ट। तो एवरेज क्लॉज अगर रहेगा तो आपको 1 लाख रुपीज़ नहीं मिलेगा। तो आपने जो गुड्स है उस पर 50% इंश्योरेंस निकाला है, तो आपका जो कोई भी नुकसान हुआ है, मतलब 1 लाख रुपीज़ का नुकसान, उस पर 50%, मतलब ओनली 50,000 रुपीज़ आपको मिलेगा एवरेज क्लॉज के हिसाब से। ठीक है, मैं समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से देखिए, मान लो आपके गोडाउन में 2 लाख रुपीज़ का गुड्स पड़ा है और आपने इंश्योरेंस खाली निकाला 1 लाख रुपीज़ के गुड्स पे, ठीक है, मतलब 2 लाख ज़्यादा अमाउंट का है, ज़्यादा उसकी वैल्यू है, लेकिन आपने खाली कम अमाउंट पे निकाला, 1 लाख रुपीज़ का ही निकाला, तो आपका नुकसान हो गया। मान लो आपका पूरा गुड्स जल गया, 2 लाख रुपीज़ का आपका नुकसान हो गया, तो आपको, आपने 1 लाख रुपीज़ का निकाला तो 1 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए ना। लेकिन एवरेज क्लॉज क्या कहता है? ऐसा नहीं, आपने गुड्स कितना था 2 लाख, उस पर 50% ही, मतलब आधे का ही निकाला है ना, तो हम क्लेम भी आधा ही देंगे। समझ में आ रहा है? आपने 1 लाख रुपीज़ निकाल दो, उसका 50,000 ही आपको पे किया जाएगा। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में देखने वाले, डोंट वरी। तो देखिए, ये हुआ एवरेज क्लॉज। अगर एवरेज क्लॉज नहीं है तो डोंट वरी, आपका जो कोई भी लॉस हुआ है उतने अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं और आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एवरेज क्लॉज है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की अमाउंट अपॉन डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर, मतलब जिस समय फायर लगी उस समय स्टॉक कितना था आपके पास, वो इनटू स्टॉक ऑफ लॉस बाय फायर, उसमें से कितना लॉस आपको हुआ, मतलब कितना स्टॉक आपका पूरा चल गया फायर में। ठीक है, स्टॉक ऑफ लॉस बाय फायर इसे हम कहते हैं। या आगे भी हम देखने वाले कैसे निकालते हैं। ठीक है, खाली फिलहाल ये एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ, ये जो हमने ए बी सी देखा। अगर आपने प्रॉपर आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए तो इस टाइप से आप क्या कर सकते, क्लेम कर सकते। लेकिन इतना सीधा तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ सकता, तो आपको ये वाला देखिए, बी वाला, मतलब क्या, इफ प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन और इफ रिकॉर्ड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब अगर आपने प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, ठीक है, और रिकॉर्ड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए, फायर में जल गए आपके रिकॉर्ड्स, तो आपको क्या करना है? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना स्टॉक मेरे पास था, वो प्रूफ करना पड़ेगा। और इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहले तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के हमें परसेंटेज निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स रेशो हम निकालते हैं। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंट है ये हम निकालते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है और उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग अकाउंट, आपको पता है ना ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, उसको टैली करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। उसी तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने वाले आगे देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, तो ये पहले तो आपको पता है स्टॉक। ठीक है, ये जो स्टॉक रहता है, ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें परचेस लेस रिटर्न्स, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स लेस रिटर्न्स, ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाता है। बराबर, ये सब स्टॉक में आता है, स्टॉक के रिलेटेड रहता है, इसलिए ये सब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लेना पड़ता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हम एग्जैक्टली डेट ऑफ फायर में जब आपके पास जो स्टॉक रहता है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें तो पहले तो पीरियड का आप देखिए, पीरियड, दिस अकाउंट इज अ प्रिपेयर फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट डेट ऑफ अकाउंट टू द डेट ऑफ फायर विच इज़ अ गिवन प्रॉब्लम। मतलब जो कोई भी डेट है,
जिस समय मतलब जो लास्ट डेट आपकी है फाइनेंशियल, मतलब आपने जो प्रिपेयर किया वो, और आपकी जो लास्ट डेट कौन सी, जिस समय फायर मतलब जो आपका डिस्ट्रॉय हो गया आपका गुड्स, हाँ मतलब डेट ऑफ फायर से हम कहते हैं, उस डेट तक का जो पीरियड रहता है ये यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये पीरियड उसमें रहता है। मान लो आपका जो फिनेंशियल ईयर है वो आपको पता है 1 अप्रैल से हमें से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, और फायर उसके बीच में कभी नवंबर को लोगे तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल से नवंबर तक का जो पीरियड रहेगा उसका आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक का भी, ओपनिंग स्टॉक तो हम ले लेते हैं लेकिन कुछ एडजस्टमेंट वगैरह रहता है, जैसे कि कभी कभी ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड रहता है या ओवर वैल्यूड रहता है। हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट के हिसाब से ही लेना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो अंडर वैल्यूड है, अभी ये अंडर वैल्यूड क्या कि कैसे रहता है, जो कोई भी उसकी प्राइस है उससे कम आपने लिखा है तो उसे हम अंडर वैल्यूड कहते हैं। और ओवर वैल्यूड क्या, मान लो उसकी प्राइस से आप ज़्यादा प्राइस लिख लेते हैं तो उसे हम ओवर वैल्यूड कहते हैं। जैसे कि उसकी प्राइस है 100 रुपीज़ लेकिन आपने 150 रुपये वहाँ पे लिख दिया, इसे हम ओवर वैल्यूड कहेंगे। लेकिन आप मान लो उसकी प्राइस है 100 रुपीज़ लेकिन आपने 90 रुपीज़ लिख दिया तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड से कहते हैं। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू, मैं अभी ये अंडर वैल्यूड का बता रहा हूँ, तो 100/100 माइनस रेट ऑफ अंडर वैल्यूएशन, जैसे कि 10% रहेगा तो 100 माइनस 10% इंटू वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो कोई भी स्टॉक की वैल्यू रहेगी। अभी ये फॉर्मूला है, खाली कैसे निकालना है आगे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के वक्त देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप दूसरा, मतलब अगर ओवर वैल्यूड है तो यहाँ पे प्लस हुआ है, मतलब 100 प्लस रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन, और अंडर वैल्यूड का है 100 माइनस रेट ऑफ अंडर वैल्यूएशन। बाकी का फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अभी ये परचेस, आपको परचेस तो पता है, जो कोई भी गुड्स कंपनी परचेस करती है ये सब हम कहाँ पे लिखते हैं, परचेस में लिखते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है तो आप देख सकते हैं, परचेस में से हम, आपको ये पता है ना, गुड्स इंक्लूडिंग परचेस बट नॉट एक्चुअल रिसीव, मतलब इसमें इंक्लूड है परचेस में, हमने लिखा है लेकिन अभी तक वो आपके पास नहीं आया। आपने परचेस किया है लेकिन आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं है, ऐसा अगर गुड्स रहेगा तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर अनरिकॉर्डेड परचेस, मतलब परचेस आपने किया है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं, में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, सो उसे हम प्लस कर देंगे, ऐड करना पड़ेगा। और अगर परचेस किया लेकिन आपने फिर से रिटर्न कर दिया तो उसे हम लेस कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको ये परचेस की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आप, अगर इफ़ और परचेस आर नॉट गिवन, अगर फिर भी कोई भी आपको परचेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में गिवन रहती क्रेडिटर्स अकाउंट के हिसाब से, मतलब क्रेडिटर्स के कुछ ट्रांजेक्शन गिवन रहते तो उसको आप इस तरह से क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जो कोई भी डिफरेंस आ जाएगा ना वो आपका परचेस रहेगा, ठीक है। ये भी हम देख लेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मेट है क्रेडिटर्स अकाउंट का। आगे देखिए सेल्स, जैसे कि अभी हमने परचेस का देखा वैसे ही है सेल्स। कंपनी क्या करती है, जो कोई भी क्लोजिंग स्टॉक रहता है, आप उसके पास जो कोई भी स्टॉक रहता है वो आप कंपनी बेच देती है, ठीक है। तो पहले तो हम सेल्स लिख लेंगे, उसमें अगर गुड्स आपने सोल्ड किया है बट नॉट डिलीवर, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे भी हम माइनस कर देंगे। ये सेल ऑफ एसेट उसमें कुछ इंक्लूड है, मतलब सेल का मतलब क्या, गुड्स हम सेल करते हैं, अगर एसेट अपनी बेची तो ये आपका बिजनेस का नहीं रहेगा, ये मतलब ये सेल्स में नहीं आएगा। तो इस, अगर ऐसा कुछ वहाँ पे मेंशन किया है तो वो हम माइनस कर देंगे सेल ऑफ एसेट। अनरिकॉर्डेड सेल्स से मतलब सेल्स किया है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसको हम प्लस कर देंगे, और उसमें से सेल्स रिटर्न वगैरह रहेगा तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं ना, अगर ये आपको समझ में आ रहा है ना तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, इतना ईजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो सेल्स का, जैसे कि अभी हमने परचेस का देखा, अगर फिर भी परचेस नहीं गिवन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट था, अगर सेल्स नहीं गिवन तो आपको डेबिटर्स अकाउंट निकालना पड़ेगा, और डेबिटर्स अकाउंट में आपको यहाँ पे डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा ना उसे हम सेल्स का नाम देंगे, वो आपको सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हम देखने वाले आगे अच्छी तरह से। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे वेजेस, ठीक है। वेजेस, अभी ये वेजेस तो आपको पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, जैसे कि वेजेस मतलब आपने परचेस किया कुछ गुड्स तो उसके लिए कुछ अगर आपको वेजेस पे करना पड़ेगा, या
आपके जो फैक्ट्री में कुछ वर्कर हैं, हाँ, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर कुछ जैसे कि रॉ मटेरियल आपने लाया, उस पर कुछ प्रोसेस वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए आप वेजेस पे करते हैं। ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। अगर ये भी गिवन रहेगा, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेजेस उसमें अगर लास्ट ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग हो तो वो माइनस कर देते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो प्लस कर देंगे, और अगर उसमें कुछ दूसरा वाला वेजेस जैसे कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वगैरह कुछ रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको वेजेस का अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह कुछ रहेगा, वो भी आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट का भी जो हमने डिस्कस किया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपको बताना रहेगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो डिफरेंस गुड्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालना है, ये आगे मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का अगर एक ईयर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप निकालोगे वही आपका नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट रहेगा। लेकिन मान लो अगर आपके पास 3 या 4 ईयर का कुछ डेटा है, उसके हिसाब से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो, और उनका फर्स्ट ईयर का हुआ 25, उसके 20, 15, ऐसा आपका रिड्यूसिंग हो रहा है। मतलब आपका जो कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आ रहा है वो एक तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आपको इस वक्त, ऐसे वक्त आपको एवरेज नहीं निकालना है, तो आपको क्या करना है, लास्ट ईयर का जो कोई भी रहेगा वो आपको कंसीडर करना है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आगे के जो सम्स वगैरह हम देखने वाले हैं उस समय मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट मोर देन 1 ईयर अगर गिवन रहेगा तो उसका एवरेज निकालते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम लास्ट ईयर का रेट ले लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे फिर से। अभी ये वाला आगे वाला देखिए, अबनॉर्मल गुड्स, ये भी एडजस्टमेंट में पूछा जाता है मोस्टली। अभी ये एबनॉर्मल गुड्स क्या रहता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अबनॉर्मल मतलब जो स्लो मूविंग गुड्स वगैरह है, जो नॉर्मल नहीं है, जो परचेस या सेल्स में या स्टॉक में इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ गुड्स है जो इसे हम अबनॉर्मल गुड्स कहते हैं, स्लो मूविंग गुड्स कहते हैं। तो या डैमेज वगैरह कंडीशन में गुड्स है तो उसे हम अबनॉर्मल गुड्स कहते हैं। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, डिडक्ट कर देना चाहिए। किससे डिडक्ट कर देना चाहिए, किसी से, मतलब ओपनिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक से, परचेस से या सेल से। तो वही एडजस्टमेंट पूछा जाता है और उसी तरह से किया जाता है। ये अभी हम आगे देखेंगे अच्छी तरह से। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर अब नॉर्मल आइटम इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे, परचेस से और सेल्स से माइनस कर देंगे। अगर वो ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्लूड है तो उससे भी हम ओपनिंग स्टॉक से, सेल्स से और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे। ये भी हम डिटेल में देख लेंगे, डोंट वरी, किस तरह से ये एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी ये हो गया। अभी स्टॉक, ये देखिए स्टॉक तो आपको पता है जैसे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है इसमें। ठीक है, अभी देखो ये वाला फॉर्मेट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, आप यहाँ पे देख सकते सिंपली जो ट्रेडिंग अकाउंट का वही फॉर्मेट है। डेबिट साइड में है ओपनिंग स्टॉक, परचेस है उसमें से माइनस लेस रिटर्न है, वेजेस है, कैरिज है, और आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्रेडिट साइड में सेल्स है उसमें से माइनस रिटर्न है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, किसी भी कारण से आपके पास से गुड्स जाता है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, ये याद रखना। कंसेंट किया आपने गुड्स, वो भी क्रेडिट साइड में। बिल रिसीवेबल, ये भी क्या रहता है, हम बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं, वो भी क्रेडिट साइड में आता है। स्टॉक सेंड ऑन अप्रूवल, ये भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक आपको ये मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आपका फाइनली आंसर इसी के लिए तो हम सब कर रहे हैं। आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक था तो उसके हिसाब से आप क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, मेरा इतना क्लोजिंग स्टॉक था वो जल गया है, उसका मुझे आप पैसा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो आप थोड़ा फिर से, जैसे कि अभी हमने ये कंसेप्ट देखा था लेकिन फिर से यहाँ पे पूछा कि लॉस ऑफ स्टॉक है। अभी ये लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला क्या है कि स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर, मतलब जो कोई भी आपके पास स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें से सैल्वेज जो आपने बचा है वो माइनस कर देंगे तो आपको लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। एवरेज लॉस के बारे में भी हमने अभी बात किया था।
ठीक है। उसका यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है, क्लेम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिसी अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ डिस्टर्ब फायर। ये अच्छी तरह से हम देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद ये भी वही उन्होंने बताया, बाकी कुछ नहीं इसमें। अभी स्टेप कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लेम ये बताया, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपने निकाला, उसके बाद आपको क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसमें जो कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसको फिलअप करना है, जैसे कि परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक वगैरह, और उसके हिसाब से आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से आपने लिया, वो परसेंटेज से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के आप टैली करके क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे, बराबर। उस क्लोजिंग स्टॉक से आप क्या करोगे, माइनस सैल्वेज कर दोगे, तो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ क्लेम आपको मिल जाएगी, और एवरेज क्लॉज रहेगा तो उसके हिसाब से आप पॉलिसी के अमाउंट वगैरह लेके अमाउंट निकालोगे। अभी मुझे पता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आता है। डोंट वरी, उस समय मैं आपको गारंटी के हिसाब से बता सकता हूँ, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है, ये अभी हम उसी समय देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो टॉपिक है आप देख सकते हैं हमने पूरा कर लिया है। इस तरह से आपको आगे के भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ MCQs है। मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो अभी जो हमने सब कुछ देख लिया उसके हिसाब से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो मुझे बताओ, आप सैल्वेज रेफर टू, सैल्वेज का मीनिंग क्या है? सैल्वेज का मीनिंग ऐसा है क्या, स्टॉक डिस्टर्ब बाय फायर, स्टॉक मूविंग फास्ट, स्टॉक सेव फ्रॉम फायर, या स्टॉक मूविंग स्लो। तो आपको मैंने बताया था सैल्वेज मतलब आपने क्या किया है, जो कोई भी गुड्स बचा पाए उसे हम सैल्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे सेव फ्रॉम फायर, ये आंसर करेक्ट है, करेक्ट। उसके बाद परचेस ऑफ फर्नीचर शुड बी एडेड टू परचेस, डिडक्टेड फ्रॉम परचेस। अब देखो ना, परचेस ऑफ फर्नीचर और परचेस ऑफ गुड्स ये अलग अलग है। अगर परचेस ऑफ फर्नीचर आपने परचेस में लिखा है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिडक्टेड फ्रॉम परचेस, ये आंसर करेक्ट रहेगा, करेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स शुड बी, अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब जो अभी हमने देखा कि अनरिकॉर्डेड सेल्स हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं किया है ना सेल्स को, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सेल्स पे, तो ऐड करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएटिंग, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकता है, या मतलब ऐसा नहीं रहता कि यार इंक्रीज होएगा डिक्रीज हो जाएगा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं, फ्लक्चुएट कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद परसेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एट, परसेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एट। यहाँ पे देखिए आप कॉस्ट, यहाँ पे देखो कॉस्ट पे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू पे, मार्जिनल प्राइस पे, या रियलाइजेबल। ये देखिए आप सेल पे निकालते हैं हम, ये तो रियलाइजेबल वैल्यू से हम कहते हैं सेल को, ठीक है। डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर, डेटर्स अकाउंट किसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, कैश सेल्स के लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए, परचेस के लिए। तो आपको पता है डेटर्स अकाउंट हम क्रेडिट सेल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, और क्रेडिट परचेस के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो क्रेडिट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह से पूरा वीडियो सुन लिया होगा ना तो आपको ये पता चल गया होगा इसके आंसर सब। अब नॉर्मल आइटम इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी, अगर अब नॉर्मल है अभी हमने देखा तो हम क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। किससे, अभी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक से डिडक्ट कर देंगे ना, करेक्ट, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं एज पर द एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस कंपनी प्ले कॉम्पनसेशन, एवरेज क्लॉज के हिसाब से मोर देन द लॉस, लॉस से ज़्यादा पे करेगी क्या कोई भी, लेस देन द लॉस, यही डेफिनेटली आंसर है, क्योंकि लॉस से तो कम ही पे कर देंगे वो। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल इज डेबिटेड टू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट। अभी हमने देखा था गुड्स अगर आपसे गया तो हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, क्रेडिट टू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बात कर रहे हैं हम, ये पूरे डिटेल में हम ले रहे हैं ये, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और आगे जो हम यही टॉपिक अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब इसका सेकेंड पार्ट जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये देखिए उसके बाद कैरेज ऑन परचेज शुड बी,
कैरेज जो रहता है परचेस में, वो हम क्या करते हैं, तो डेबिट साइड में लिखते हैं। आपको अभी हमने देखा था कैरेज हम डेबिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद आप देख सकते हैं इफ इन अ फायर इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट। जो फायर इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन रहता है ये इक्वल नहीं रहता पॉलिसी के अमाउंट्स पे, ये एक तो कम रहता है, ठीक है, तो इसकी लेस देन पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, लेस देन पॉलिसी अमाउंट। उसके बाद आप देख सकते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आर, कहाँ पे लिखते हैं हम, गुड्स सेंड किया हमने, क्या हो हमारे से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, ओके। उसके बाद देख सकते हैं फायर इंश्योरेंस कवर रिस्क ऑफ लॉस, डिक्रीज लॉस, प्रिवेंट लॉस, क्या करता है, मतलब रिस्क कवर, रिस्क ऑफ लॉस कवर करता है रिस्क को, ठीक है। यहाँ पे देखो आप सेल्स अगर 50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 25% ऑन सेल्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सीधी बात है 50,000 पे आपको 25% निकालना है। अगर आप निकालोगे तो मुझे लगता है वो 12,500 आना चाहिए, निकाल के देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप ओपनिंग स्टॉक है आपका 30,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 का, आपके पास क्रेडिटर्स है 87,500, देन क्रेडिट परचेस कितना रहेगा। तो देखिए आप सीधी बात है, आपको क्या करना है कि ये क्लोजिंग बैलेंस आपका जो है और जो आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स है इसके एडिशन करना है, ये वाला और ये वाला, उसमें से ओपनिंग का माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो आप, मुझे लगता है ये फर्स्ट वाला आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये अच्छी तरह से पूरा देख लो। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं आगे का, मतलब ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो सेकेंड पार्ट है इलिस्ट्रेशन का, ये देखने वाले। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते, रेगुलर लेक्चर लेना चाहते, तो हमारे रेगुलर लेक्चर भी चलते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8055969450 पे। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, रीज़नेबल फीस रहेगी। हाँ, आपका पूरा जो पोर्शन है अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके साथ साथ हम लाइव लेक्चर लेते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। फीस फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फीस रीज़नेबल रहेगी, ठीक है। नहीं तो आप ये वीडियो भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।